सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो स्वर्ण कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो किसान काला कानून आया तो उस पर रोक क्यों नहीं लगा? अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो एसआईआर के लिए पूरे विपक्ष एकजुट होकर गए, उस पर रोक क्यों नहीं लगा? और यही यूजीसी कानून फॉरवर्ड समाज के खिलाफ में जब आता है तो उस पर 72 घंटा के अंदर रोक लग जाता है। तो ये फॉरवर्ड कोर्ट नहीं कहा जाए, ये स्वर्ण कोर्ट नहीं कहा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहा जाए? या तो कॉलेजियम सिस्टम सरकार रद्द करे, और अगर कॉलेजियम सिस्टम रद्द नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक और हमको इस देश में चाहिए। नाम इसको रख दिया जाए फॉरवर्ड कोर्ट और उसको नाम रख दिया जाए बहुजन सुप्रीम कोर्ट। ये अभी जो फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट है, इसमें सब फॉरवर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस है। तो फिर बहुजन जब सुप्रीम कोर्ट रहेगा इस देश में, तो उसमें सिर्फ बहुजन समाज के एडवोकेट और जज और चीफ जस्टिस। और अगर दो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता है, तो फिर कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कर दे, प्लस कंपटीशन से जज बहाल करे, और एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को संख्या के हिसाब से आरक्षण दे। आरक्षण उसमें भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण नहीं है, कॉलेजियम में भी आरक्षण नहीं है, तो होना चाहिए। बिल्कुल एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को संख्या के हिसाब से आरक्षण दे। यही मनुस्मृति में क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है। तो जो जात को मंदिर में रहना चाहिए था, वो जात आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा है? जिसको घंटा डोलाना चाहिए था, वहाँ कलम चला रहा है। जब मनु के औलाद मनुस्मृति के मानता है तो मंदिर में जाए ना, वो पुजारी रहे ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसे पहुंच गया? पुलिस भी बन रहा है, बिल्कुल डीएमएसपी सब बन रहा है। बहुजन समाज के लोग हक अधिकार नौकरी और न्याय के लिए आंदोलन करता है, लेकिन फॉरवर्ड समाज के लोग शोषण जुल्म अत्याचार करने के लिए आंदोलन करता है। जैसे यूजीसी कानून किस लिए आया? किसी भी छात्र के साथ जाति पाति भेदभाव होगा, छुआछूत होगा, तो उसको यूजीसी एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड समाज क्या बोला कि नहीं, ये लागू नहीं होगा, हम लोग शोषण करेंगे। जब उन लोग जात पात भेदभाव छुआछूत नहीं करता था, तो फिर उन लोग का डर क्यों था यूजीसी कानून से? और दूसरा बात, जब शेड्यूल कास्ट पर जब शोषण नहीं करता है, जात पात छुआछूत भेदभाव नहीं करता, फिर एससी एसटी एक्ट उसको क्या दिक्कत? दूसरे का अधिकार को खत्म कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आरक्षण खत्म कर। हाँ, बिल्कुल। आओ उसको 10% दो। सुदामा कोटा। हाँ, सुदामा कोटा। ब्राह्मण जाति के अगर 10 साल उम्र का कोई अगर लड़का है, और क्षत्रिय समाज के अगर 100 साल के भी है, तो ब्राह्मण को उसको पिता के दर्जा देना। अध्याय 2 और श्लोक 138 से पढ़ सकते। ब्राह्मणम 10 वर्ष तु 7 वर्ष तु भूमिपम पिता पुत्रो विजयानिया दहमनस्तु तयो पिता। 10 साल के अगर ब्राह्मण है और 100 साल के क्षत्रिय है, तो उसको पिता समाना। शूद्र को तो कोई गिनती ही नहीं था। शूद्र का मतलब क्या? सिर्फ भूये मांझी रविदास पासवान नहीं थे। शूद्र समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ के बाकी लगभग सब शूद्र था। वैश्य समाज के कुछ जाति के लोग जो बिजनेसमैन थे, वो वैश्य थे। आपको यादव समाज के हो, कोयरी कुर्मी कुशवाहा, सब जो भी जाति के थे, सब शूद्र में आते थे। मनुस्मृति में शूद्र समाज को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात कि उन लोग दलित समाज के लोग है ही नहीं जो बोल रहा कि मैं ब्राह्मण समाज बन गया। और ब्राह्मण समाज के लोग दलित बन के और दलित समाज को बहुजन समाज के लोग को बरगलाने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के सिर्फ नाम रखा जा रहा है कि दलित समाज ब्राह्मण बन गए। ऐसा नहीं। ठीक है, जब दलित समाज के लोग ब्राह्मण बन गए हैं, तो फिर ब्राह्मण समाज के लोग, वो दलित समाज जो ब्राह्मण में कन्वर्ट हुए, उनसे अपना बेटी बहन को शादी कराए तो मैं मान लूँ। और अगर मैं गलत किया जला के, तो फिर हम पर कोई मुकदमा क्यों नहीं? अगर मनुस्मृति अच्छा है तो मैं जलाया तो हम पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? आप भगत सिंह का एक पुस्तक रखे हुए अपने हाथ में, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और आप भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। आप हर वीडियो में नाम लेते रहते हैं, हर आंदोलन में नाम लेते हैं, तो आप नास्तिक हैं क्योंकि भगत सिंह नास्तिक थे। बिल्कुल, मैं 100 नहीं, मैं 1000% नास्तिक हूँ। शादी मेरा बेटा के बेटी के, मड़वा मेरा, जयमाला मेरा, पैसा खर्च मेरा, फल फ्रूट सारा चीज मेरा। लेकिन ब्राह्मण लोग आगे हमारा कमल और गदा पर बिठाओ, आसन अलग रहना, आसन उसका अलग रहना चाहिए। और लड़की के उसका माँ बाप को देखते हैं पतल पे बिठा, बोरा पे, पतल पे, या गोबर से लिपवा के अपने मम्मी के श्रद्धांजलि सभा की है। तो ब्राह्मण को नहीं बुलाया तो खुद आ गए थे और गांव में भड़का रहे थे कि गोल्डन दास बाल नहीं छिलवाया, गोल्डन दास के चलते पूरा गांव में भैजा होगा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, सबके अछूत बना दिया, छुतका में है। बुलाओ पहले पंडित जी को, उसको बुलवाएं। उसके बाद बोले कि पंडित जी एक चीज बताइए कि कैसे हम अछूत है। तो बाल ना छिलवाइला, बोले कि एक चीज बताइए कि मान लीजिए कि एक बच्चा के हम गोद लिए और बच्चा टट्टी कर दिया, तो बच्चा टट्टी कर दिया, तो टट्टी करने से 3 जगह मेरा गंदा हुआ, हाथ पे, पेट पे और जांघ पे। तो जांघ और पेट धो लेंगे और हाथ नहीं धोंगे तो क्या टट्टी साफ हो गया? 3 जगह अगर टट्टी लगा है, 2 ही जगह धोएंगे तो क्या टट्टी साफ हुआ, या एक जगह लगा है तो टट्टी लगा है? तो बोले गोले गोले बलवा छील के और बीचवा में जो चुरकी छोड़ देते हैं, टिकी जो छोड़ देते हैं, तो क्या उसे छुतका नहीं रहता है? बहुत बहुत स्वागत है गोल्डन दास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका चैनल का भी, और जितने भी व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भीम। किसी का विचार का विरोध होता है, मानसिकता का विरोध होता है, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं होता। तो ये मनुस्मृति जो है शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि इतना घटिया है, इतना घटिया है, एक जात के छोड़ के भाई किसी जात के लिए भलाई इसमें लिखा ही नहीं। सिर्फ ब्राह्मण के लिए अच्छा लिखा हुआ है, ब्राह्मणी के लिए अच्छा नहीं लिखा हुआ इसमें। कोई भी ब्राह्मण समाज की बेटी बन इसको एक बार पढ़ ले, उसको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, मर्दों के सामने बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था, पति का जिंदगी भर गुलाम बन के रहने का इसमें साफ मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। अध्याय 1 श्लोक 93 में आपकी शूद्र समाज सिर्फ सेवा करेगा।
इतना ही नहीं, अध्याय 2 श्लोक 33 में कि आपको नाम भी अगर रखना होगा तो मजदूर गुलाम का जो नाम होता है वो रखना होगा। जैसे में अभी बहुत लोगों को सुनते होंगे, किसी को मंगरा नाम रहता है, बुधना नाम रहता है, फेंकना नाम रहता है, घुरबिगना नाम रहता है, तो ये लोग रखता नहीं था, ब्राह्मण जाति के लोग जबरदस्ती रखवाता था। अध्याय 2 श्लोक 138 भी आप पढ़ लीजिए कि ब्राह्मण समाज के लोग अगर 10 साल उम्र का भी अगर कोई लड़का है और क्षत्रिय समाज के लोग अगर 100 वर्ष का भी है तो उसको पिता समान उसको दर्जा देना है। किसको पिता मानना है? ब्राह्मण जाति के अगर 10 साल उम्र का कोई अगर लड़का है और क्षत्रिय समाज के अगर 100 साल के भी है तो ब्राह्मण को उसको पिता के दर्जा देना होगा। मतलब एक बच्चा भी पिता का समान? बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, मैं नहीं कह देखिए रहा तो अध्याय 2 और श्लोक 138 से पढ़ सकते हैं। अच्छा। ब्राह्मणम 10 वर्षतु शतवर्षतु भूमिपम पिता पुत्रो विजयानिया दहमनस्तु तयो पिता, मतलब इसका अर्थ यही हुआ। बिल्कुल कि 10 साल के अगर ब्राह्मण है और 100 साल के क्षत्रिय है तो उसको पिता समान आपको। शूद्र को तो कोई गिनती ही नहीं था, कोई गिनती नहीं। और शूद्र को मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, शूद्र का मतलब क्या, सिर्फ भूये मांझी रविदास पासवान नहीं थे। शूद्र समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ के बाकी लगभग सब शूद्र था। वैश्य समाज के कुछ जाति के लोग जो बिजनेसमैन थे वो वैश्य थे। आपको यादव समाज के हो, कोयरी कुर्मी कुशवाहा सब जो भी जाति के थे सब शूद्र में आते थे। अब अध्याय 9 श्लोक 2 में आप पढ़ सकते हैं कि किसी भी पति के कोई भी पत्नी हो, आपको सिर्फ गुलाम बन के रहना है, उसके बराबरी में आपको बैठने का अधिकार नहीं था। पति को सिर्फ सेवा करने का अधिकार था। इतना घटिया ये है मनुस्मृति। और अगर मैं गलत किया जला के तो फिर हम पर कोई मुकदमा क्यों नहीं किया? अगर मनुस्मृति अच्छा है तो मैं जलाया तो हम पर FIR दर्ज क्यों नहीं? बाबा साहब का फोटो कोई जलाता है तो आप देखते हो 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार हो जाता है। तो फिर गोल्डन दास पर कोई FIR क्यों नहीं किया? हम तो पहले से ही बोलते थे कि हम तो चाहते हैं कि हम पे फॉरवर्ड लोग FIR करें, और FIR जब करे, अगर जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो जैसे ललई सिंह यादव जी रामायण को काल्पनिक साबित कर दिए, उसी तरह मैं मनुस्मृति को कोर्ट में नकली साबित कर दूं। केस हो जब कोर्ट में जाए तो हम चाहते हैं कि जज मैडम के पास मेरा एक केस जाए तो और मजा आ जाएगा। ऐसा क्यों? तो जब मेरा केस जज मैडम के पास जाएगा और जब मैं मैडम से बोलूंगा एक ही बात कि आप मनुस्मृति को मानते हैं या संविधान को? अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं तो फिर आप कुर्सी पर सुधर के बात कीजिए हमसे, इसलिए कि मनुस्मृति में महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, तो अब जज की कुर्सी पर कैसे बैठ गई? और अगर संविधान को मानते हैं तो फिर मनुस्मृति को जब हम नहीं मानते हैं तो फिर इसको नकली का आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम पर कोई मुकदमा दर्ज करे। यूपी के मेरठ में कुछ दलित समाज के लोग हैं, शूद्र समाज के लोग, जिनका वीडियो आ रहा है, वो मनुस्मृति का किताब ऐसे हाथ में रखे हुए हैं और उनको कुछ जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित पुजारी लोग हैं, उनको जनेऊ संस्कार करवा रहे हैं, जनेऊ पहना रहे हैं, और वो तमाम लोग कह रहे हैं कि मैं अब मनुस्मृति वाला ब्राह्मण बन गया हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बन गया हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि इस मनुस्मृति में शूद्र समाज को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात कि उन लोग दलित समाज के लोग है ही नहीं जो बोल रहा कि मैं ब्राह्मण समाज बन गया हूँ। और ब्राह्मण समाज के लोग दलित बन के और दलित समाज को बहुजन समाज के लोग को बरगलाने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ नाम रखा जा रहा है कि दलित समाज ब्राह्मण बन गए। ऐसा नहीं है। ठीक है, जब दलित समाज के लोग ब्राह्मण बन गए हैं तो फिर ब्राह्मण समाज के लोग, वो दलित समाज जो ब्राह्मण में कन्वर्ट हुए, उनसे अपना बेटी बहन को शादी कराए तो मैं मान लूंगा। ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसे उन लोग इसलिए कर रहा है, देख रहा है कि अब मनु का राज जो है बिल्कुल खत्म कब के बाबा साहब कर दिए हैं। अब अम्बेडकर राज आने वाला है, तो अम्बेडकर राज जब आने वाला है तो जान रहा है कि हम लोग जहाँ से आए वहीं चल जाएंगे। तो ये मनुवादी लोग तो आपको गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है। तो हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। हम बोल तो रहे हैं कि गोल्डन दास के हर घंटा मर्डर होता है सिर्फ यूट्यूब में, गोल्डन दास पर हर घंटा हमला होता है सिर्फ फेसबुक में, गोल्डन दास के हर सेकेंड हमको पीटा जाता है सिर्फ कमेंट में। अगर किसी का औकात है तो गोल्डन दास को जूता छू के दिखा दे। संविधान के जेसीबी से अगर खान के नहीं गाड़ दिए तो हम बाबा साहब के बंद। राजा भैया वो कह रहे हैं कि जब सनातन कमजोर होगा तो संविधान को फाड़ के फेंक देगा लोग। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो जय भीम कर रहे हैं, जय संविधान कर रहे हैं, अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान इस देश में नहीं रहेगा। बाबा साहब कब के रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिए थे? जब संविधान जब बाबा साहब लिख लिए थे तो उसी समय बाबा साहब बोले थे कि मैं ये संविधान लिखने के साथ साथ रानी के पेट का मैं ऑपरेशन भी कर दिया हूँ। अब राजा नौकरानी के भी पेट से पैदा होगा और रानी के भी पेट से राजा बेटा पैदा होगा। और ये संविधान के राज में और लोकतंत्र में ये राजा रानी कहाँ से आ गया? ये राजा भैया नहीं है, ये राजा सिंह है। और ये एक बहुत बड़ा गुंडा मवाली है, बहुत बड़ा ये भ्रष्ट MLA है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अपना औकात भूल गया, वो दिन भूल गया जब यूपी में बहन जी का सरकार आया था। इसी का दोनों मगरमच्छ को पहले बहन जी मरवाने का काम की थी। और ये मगरमच्छ जो रखा था, जो मजदूर किसान को जब ये हत्या करता था तो उस मगरमच्छ को खिलाता था ताकि लाश ये साक्ष्य बरामद ना हो सके। तो बहन जी के जैसे ही सरकार आया तो सेम उसी टाइम दोनों मगरमच्छ को मरवाए,
साथ ही यही राजा सिंह हरामखोर को जिस संविधान के दम पर और यूपी पुलिस के दम पर कुत्ता की तरह इसको गधा पर बैठा के जूता के माला पहना के और चूना के टीका लगाकर पूरे यूपी घुमाया गया और जेल में डाला गया था। तो ये राजा सिंह है या चूहा सिंह है? इतना घटिया और नीच मानसिकता के लोग इस देश में है। आदित्य योगी नाथ जी, क्या रासुका एक्ट इस पर नहीं लगना चाहिए? जो संविधान के बारे में इतना घटिया बात बोल सकता है, क्या वो मनुस्मृति के दम पर एमएलए बना है? क्या योगी जी जो सीएम बने वो मनुस्मृति के दम पर बने हैं? वहाँ भीम आर्मी के या बहुजन समाज के लोग जब हक अधिकार न्याय नौकरी के लिए आते हैं तो उसको लाठी से पिटवाया जाता है। और जो संविधान खत्म करने की बात कर रहा है, संविधान फाड़ने की बात कर रहा है, क्या इस पर देशद्रोह का धारा नहीं लगना चाहिए था? इस देश में रहना है तो संविधान को मानना होगा। तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग को क्या इस देश में रहना चाहिए? क्या उस पर दंगा फसाद का यदि मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? उस पर रासुका एक्ट लगा के जेल नहीं भेजना चाहिए था? लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस जाति के योगी जी हैं वही जाति के चूहा सिंह है। 500 महार 28,000 के काट छाट के सब्जी बना दिया तो हम लोग उन्हीं के खूनो वंशज है। जब इन लोग लड़ाकू था तो फिर मुगल के यहाँ पर कब्जा कैसे हो गया था? जब इन लोग लड़ाकू था तो फिर अंग्रेज के गुलाम कैसे इंडिया हो गया था? कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम इतना खतरनाक कैसे है समाज के लिए जो आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम मनुस्मृति से भी घटिया और खतरनाक है। पहले फॉरवर्ड लोग मनुस्मृति के दम पर बहुजन समाज पर शोषण करते थे, अब कॉलेजियम सिस्टम के दम पर शोषण कर रहे हैं। अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड में जेल गए, उनको 3 से 4 महीना में बेल हो गया। वही रितलाल यादव रंगदारी के केस में जेल गए, अभी तक उनको बेल नहीं। अब आप बताइए कि रंगदारी का केस भारी होता है, ये बड़ा होता है, ये हत्या का? रंगदारी वाला को जमानत नहीं मिलता। और जो हर महीने हत्या करता है, जो हर महीने मोजरा सुनता है, जो हर महीने गोलीबारी करता है, उसको जमानत दे दिया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस समाज के अनंत सिंह हैं उसी समाज के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज भरा हुआ है, और जिस समाज के रितलाल यादव जी हैं उस समाज का अच्छा वकील भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। कॉलेजियम सिस्टम के एक और सबूत हम दे रहे हैं। इसी बिहार में जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री रहे हैं और इसी बिहार में लालू यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और सेम केस और सेम आरोप और सेम धारा में एफआईआर दर्ज होता है आपको मिश्रा जी पूर्व मुख्यमंत्री पर, और वही सेम केस सेम धारा और सेम आरोप में एफआईआर दर्ज होता है आपको लालू यादव जी पर। मिश्रा जी को बेल दे दिया जाता है और लालू जी को जेल भेज दिया जाता है। इसलिए कि जितना भी अभी हाई कोर्ट से सिलेक्शन हुए हैं जज, सब ज्यादा आपको मिलेंगे पांडे, मिश्रा, झा, तिवारी, शर्मा, सिंह, सिन्हा, यही आपको मिले। सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो स्वर्ण कोर्ट है। कैसे? वो फॉरवर्ड कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो किसान काला कानून आया तो उस पर रोक क्यों नहीं लगा? अगर वो सुप्रीम कोर्ट होता तो वक्फ बिल आया, उस पर रोक क्यों नहीं लगा? अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो एसआईआर के लिए पूरे विपक्ष एकजुट होकर गए, उस पर रोक क्यों नहीं लगा? और यही यूजीसी कानून फॉरवर्ड समाज के खिलाफ में जब आता है तो उस पर 72 घंटा के अंदर रोक लग जाता है। तो ये फॉरवर्ड कोर्ट नहीं कहा जाए, ये स्वर्ण कोर्ट नहीं कहा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहा जाए? या तो कॉलेजियम सिस्टम सरकार रद्द करे, और अगर कॉलेजियम सिस्टम रद्द नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट एक और हमको इस देश में चाहिए, और उस सुप्रीम कोर्ट नहीं, नाम इसको रख दिया जाए फॉरवर्ड कोर्ट और उसको नाम रख दिया जाए बहुजन सुप्रीम कोर्ट। जब ये अभी जो फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट है इसमें सब फॉरवर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस है, तो फिर बहुजन जब सुप्रीम कोर्ट रहेगा इस देश में तो उसमें सिर्फ बहुजन समाज के एडवोकेट और जज और चीफ जस्टिस। ये संभव होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन जब हो रहा है 10 जज, तो फिर 10 जात का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? और अगर 2 सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता है तो फिर कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कर दे, प्लस कंपटीशन से जज बहाल करे, और एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को संख्या के हिसाब से आरक्षण दे। आरक्षण उसमें भी होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण नहीं है। कॉलेजियम में भी आरक्षण नहीं है, तो होना चाहिए बिल्कुल। एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को संख्या के हिसाब से आरक्षण दे। और बात रहा काबिलियत, बात रहा टैलेंट का, तो काबिलियत और टैलेंट नहीं रहेगा तो दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के जज नहीं बनेंगे, जिसमें रहेगा वो जाएगा। तो जो जात को, यही मनुस्मृति में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है, तो जो जात को मंदिर में रहना चाहिए था वो जात आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा है? जिसको घंटा डोलाना चाहिए था वहाँ कलम चला रहा है। जब मनु के औलाद मनुस्मृति के मानता है तो मंदिर में जाए ना, वो पुजारी रहे ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसे पहुंच गया? पुलिस भी बन रहा है, बिल्कुल डीएमएसपी सब बन रहा है। ये सुधा कंपनी जो है, ये दूध तो यादव समाज के लोग मैक्सिमम उपजाते हैं, लेकिन सुधा के मालिक क्या यादव हैं? जूता चप्पल तो ज्यादा खास करके मैक्सिमम रविदास जाति के लोग बनाते हैं। क्या एडिडास और बाटा रेड शिप और वुडलैंड के मालिक रविदास है? तो सारा चीज कीजिए हम लोग, लेकिन मालिक वो रहेगा। इसी का लड़ाई है। और फॉरवर्ड समाज के लोग बहुजन समाज के लोगों को मारना नहीं चाहता, जिंदा रखना चाहता है। और कैसा जिंदा? मजदूर बना के, गुलाम बना के। मुखिया आप रहिए, मालिक वो रहेगा। एमएलए आप रहिए, मालिक वो रहेगा। और इस देश के इतिहास गवाह है कि जो समाज की बात करेगा, जो मान सम्मान, हक अधिकार, न्याय और नौकरी की बात करेगा, उसको सिर्फ लाठी और जेल नसीब होगा। और जो सत्ता के दलाली करेगा, जो आरएसएस के गुलामी करेगा, जो उन लोग के जूठा पतल उठाएगा, उन लोग के एसी और कुर्सी और
पद और सत्ता सब मिलेगा। आप लगभग 15-17 महीने जेल में रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आरोप लगाया कि जुडिशरी सिस्टम हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, सभी जगह कास्टिज्म हो रहा है। अधिकतर लोग वही है जो भेदभाव करते हैं। तो आप जब जेल में रहे हैं तो कितना भेदभाव झेलना पड़ा प्रशासनिक तौर पर, कैसे बिहेव करते थे लोग, कैसा व्यवहार करते थे आपके साथ, वो बताएं। हम जब मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुए थे हाँ। तो हमको पुलिस नहीं मारा, पुलिस में जो फॉरवर्ड है वही हमको मारा। पुलिस में दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के जो थे अधिकारी, पदाधिकारी, सिपाही, कोई हमको नहीं छुआ। तो पुलिस में भी जो फॉरवर्ड समाज के लोग हैं वही हमको मारे थे। जैसे में शिवदीप लांडे फॉरवर्ड समाज के, अवधेश सरोज दीक्षित सिटी एसपी फॉरवर्ड समाज के, कुमार चंदन डीएसपी भूमिहार जाति के, मोनू पांडे थाना अध्यक्ष वही फॉरवर्ड समाज के। बाकी वहाँ आपको एसएसपी साहब भी थे बैकवर्ड समाज के, वो क्यों नहीं मारे? दरोगा, सिपाही, कोई हमको नहीं छुआ। यहाँ तक कि दरोगा सिपाही को मारने के लिए आदेश भी दिया जा रहा था लेकिन मार नहीं रहा था। कोई बोला सर लाठी लेके आ रहे हैं, कोई बोला सर ये सामान लेके आ रहे हैं, बहाना लगा वहाँ से भाग जाता था, लेकिन छुआ किसी? तो हमको पुलिस कहाँ मारा? हमको तो पुलिस में जो फॉरवर्ड है वो हमको मारा। ये पुस्तक देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 है और जिसको SC/ST एक्ट कहा जाता है। इसका विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं, जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं अधिकतर, वो लोग कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसको जल्द से जल्द देश से खत्म किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे गोल्डन दास जी? SC/ST एक्ट का विरोध हो रहा है, लोग कह रहे हैं इसको बंद किया जाए, खत्म किया जाए। अधिकतर सवर्ण समुदाय के लोग हैं जो इसके विरोध में खड़े हैं। क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको खत्म कर देना चाहिए? देखिए मीडिया महोदय, SC/ST एक्ट तो बहुत दूर की बात है। SC/ST एक जो नियम है, इसका एक कॉलम भी खत्म हुआ ना तो भूल गया का 2 अप्रैल 2018, उससे भी ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ा पर आंदोलन होगा। और बात रहा खत्म कर दिया जाए, EWS खत्म नहीं होना चाहिए, कलेजियम खत्म नहीं होना चाहिए, कलेजियम सिस्टम समाप्त कर दो, उसके बाद खत्म कर दे, हम लोग मानने के लिए तैयार है। सच में दुरुपयोग होता है क्या इसका? एक भी अगर ऐसा हुआ है तो सामने लाए। एक भी अगर अभी तक, एक तो सही मुकदमा दर्ज तो होता नहीं गरीब आदमी का यार, एक तो डर से कोई मुकदमा दर्ज कराने नहीं जाते। शेड्यूल कास्ट के साथ कोई ऐसा दिन है शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, जमीन लूटने का मामला नहीं सामने आता है, उसका मुकदमा दर्ज तक नहीं होता। तो कैसे दुरुपयोग हो रहा है? उपयोग तो पूर्ण रूप से हो ही नहीं रहा, तो दुरुपयोग कहाँ से होगा भाई? और ऐसा अगर बोलता है जो, तो अपना आधार कार्ड अथी करके सेंड करके बोले। हम तो बार बार बोलते हैं कि कोई भी अगर बाबा साहब को गाली देता है या संविधान को अगर गाली देता है या SC/ST एक्ट पर अगर कोई सवाल उठाता है तो अपना नाम, पिता, पता तो बता के करे। मैं उसके पूरे खानदान के छठी के दूध याद नहीं करा दिया तो आप बताइएगा। पहले आपको IPC मर्डर केस में 302 लगता था, अब BNS में 103 लगता है। पहले IPC में हाफ मर्डर में आपको 307 लगता था, BNS में 109 लगता है। IPC में आपको छेड़खानी में 354 लगता था, BNS में 74-74 लगता है। यही फर्क है। पोक्सो एक्ट वही है, SC/ST एक्ट वही है, NDPS एक्ट वही है, ये सब कहाँ चेंज हुआ है? तो SC/ST एक्ट, जैसे किसी को SC/ST एक्ट लगाना हो, उस पर अत्याचार हुआ, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, लोगों को बताइए। शेड्यूल कास्ट को साथ अगर कहीं भी शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है तो उसको थाना में पहले नहीं जाना चाहिए, उसको सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाके 2 रुपए के सरकारी पुर्जा कटवानी चाहिए और पुर्जा कटवा के पहले डॉक्टर साहब से इलाज कराना चाहिए। इसलिए कि FIR दर्ज आप 10 साल के बाद भी करा सकते हैं, लेकिन जख्म का निशान और 10 साल के बाद प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ अगर मारपीट होता है तो पहले आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल जाकर 2 रुपए के सरकारी पुर्जा कटवाइए, पुर्जा कटवाने के बाद डॉक्टर साहब से मिलिए, डॉक्टर साहब को जख्म के निशान दिखाइए, प्लस जहाँ जहाँ चोट आया है उसको मोबाइल में वीडियो और फोटो खींच लीजिए। इसलिए कि SC/ST केस में आपको सुपरविजन करने DSP साहब जाते हैं, तो DSP साहब महीना, 2 महीना, 4 महीना के बाद अगर जाएंगे और जख्म ठीक हो जाएगा तो आपसे पूछेंगे कहाँ चोट लगा है, आप दिखाइए। तो कहाँ दिखाइए? तो कम से कम मोबाइल में वीडियो फोटो रहेगा तो दिखाइएगा ना कि देख लीजिए सर आज के 4 महीना पहले क्या हाल मेरा था। उसके बाद आप थाना में जाइए, थाना को मजबूरन FIR दर्ज करना पड़ेगा और आपका डॉक्टर खुद गवाह हो जाएगा। जब आप ऑलरेडी जब मेडिकल करवा लिए तो कोर्ट डॉक्टर से पूछेगा ना कि क्या इतना तारीख को आप ड्यूटी में थे, तो हाँ। ये लड़का गया था इलाज कराने, तो हाँ। तो इसको ये चोट लगा, ये सुई दवाई चला है, तो बोलेंगे हाँ। तो आपका केस के गवाह आपको डॉक्टर खुद हो गए। क्योंकि SC/ST मामले में आप देखते होंगे कि घर के अगल बगल के लोग गवाही नहीं देता है। उसके बाद FIR दर्ज करने से पहले अच्छे से आवेदन आप लिखवाइए। जब मकान आपको मजबूत बनाना है तो पहले पिलर मजबूत बना, तो केस मजबूत आपको अगर बनाना है तो आपको आवेदन मजबूत होना चाहिए। आवेदन कमजोर रहेगा, केस आपको कमजोर हो जाएगा। और झूठ सच कुछ नहीं लिखना है। शेड्यूल कास्ट के साथ इतना ही क्रूरता पेश लोग करता है, सिर्फ सच सच लिख देना है, सारा बात जो हुआ है वही, और उतना ही में उसको अवकाश समझ में आ जाएगा। लेकिन आज के डेट में लोग कर कहाँ रहा है। अच्छा, थाना की कमी क्या देख रहे हैं अभी के डेट में कि अगर कोई गरीब आदमी आवेदन लिख के थाना जाता है तो बोलता है कि किसी की चढ़ावा बढ़ावा पर है, और अगर गरीब आदमी थाना अगर बिना आवेदन के जाता है तो वही थाना लोग बोलता है कि आवेदन लिखवा के लो। जबकि बाबा साहब कानून में साफ लिख दिए कि कोई भी गरीब आदमी या अशिक्षित
आदमी, अगर कोई भी पीड़ित थाना में आता है तो सबसे पहले उसको कुर्सी दीजिए, उसके बाद उसको एक गिलास पानी पिलाइए, और पानी पिलाने के बाद उससे पूछिए कि आवेदन आप लाए हैं, तो बोलेगा कि नहीं। तो क्या आप लिख लीजिएगा, तो बोलेगा नहीं। तो थाना अध्यक्ष अपना मोबाइल निकालेगा, मोबाइल में उसको सारा वीडियो रिकॉर्ड करेगा और पूछेगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ, कब हुआ है और कहाँ हुआ है, और उस रिकॉर्डिंग को फिर खुद से थाना अध्यक्ष अपने स्टाफ से आवेदन में एक आवेदन लिखवाएगा, और लिखवाने के बाद पढ़ के फिर उस पीड़ित को सुनाएगा कि ये सारा बात सही है ना, तो हाँ, तो फिर आप अंगूठा के हस्ताक्षर दीजिए, उससे साइन वगैरह करा के और तुरंत गिरफ्तार करने का नियम। लेकिन फॉलो कहाँ करता है लोग। अभी SC/ST एक्ट में और एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि RSS का जो लॉबी है ना, इतना सातिर लॉबी है कि मैं क्या बताऊँ। हर रोज संविधान और SC/ST एक्ट को कमजोर किया जा रहा है, हर मिनट हर घंटा। जिसे सब्जी भी अगर आप खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आपको 500 रुपये का आज रेट मिल 500 रुपये लग जाएगा सब्जी लेने में, उसी तरह 500 में आज SC/ST एक्ट में बेल थाना से दे दिया जा रहा है। जबकि हम हाई कोर्ट के एडवोकेट के साथ डिस्कस कर रहे थे बैठ के, हम बोले वकील साहब, संविधान में या कानून में स्पेशल एक्ट जो है वो 2 ही 3 स्पेशल एक्ट है, पहले 2 था अब 3 हुए। तो वकील साहब बोले कौन कौन। हम बोले स्पेशल एक्ट पहला NDPS, दूसरा SC/ST और तीसरा पॉक्सो। निर्भया के जब घटना घटा तो उसके बाद पॉक्सो एक्ट नया लागू किया गया। तो ये जो 3 गो स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट में बिना जेल गए उसको जमा बेल देने का अधिकार नहीं है, तो फिर SC/ST एक्ट में 41 के लाभ थाना से क्यों दिया जा रहा है। यही बिहार में आपको 2021 में ADG अनिल किशोर यादव सर थे, नाम सुने होंगे, कमजोर वर्ग के ADG थे, तो उनके भी कार्यकाल में थाना से 41 के लाभ दिया जाता था। तो हमको जब पता चला तो हम कमजोर वर्ग में गए और ADG साहब को हमने चिट्ठी दिया कि सर इस तरह के SC/ST केस को कमजोर किया जा रहा है। वो तुरंत चिट्ठी निकाले और SC/ST जो 41 का जो लाभ दिया जाता था उसको रद्द कर दिया गया। वो चिट्ठी अभी तक मेरे पास है, अब फिर 100 लागू कर दिया गया। तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट में रीट दायर करने। पहली बात कि SC/ST में बाहर बेल नहीं होना चाहिए बिना जेल के। दूसरी बात, SC/ST एक्ट जो है ये आप किताब पढ़ लीजिएगा तो इसमें साफ लिखा हुआ कि इसका अनुसंधान करता यानी जांच करता SDPO रंग का होना चाहिए। DSP से नीचे अधिकारी इसको जांच नहीं कर सकता, लेकिन झोला छाप PSI और ASI को दे दिया जा रहा है, IO बना दिया जा रहा है, जो कि यही बगल में आपकी UP राज है। UP में सिर्फ गाली गलौज का भी FIR दर्ज होता है तो उसमें अनुसंधान करता DSP साहब होते हैं। तो फिर यहाँ झोला छाप ASI और PSI क्यों। और बात रहा शेड्यूल कास्ट के लोग जो अभी बार पूछ रहे हैं कि गोल्डन जी SC/ST एक्ट खत्म हो रहा है, SC/ST एक्ट के लोग विरोध कर रहा है। ये SC/ST एक्ट कोई खत्म कर नहीं रहा है, शेड्यूल कास्ट खुद खत्म करवा रहा है। थाना से SC/ST एक्ट में 41 के बेल दिया जा रहा है। कितने शेड्यूल कास्ट के लोग अभी तो विरोध किए, कोई किया। दिन रात शेड्यूल कास्ट को जमीन लूटा जा रहा है, जान लूटा जा रहा है, इज्जत लूटा जा रहा है। कितने शेड्यूल कास्ट के लोग विरोध कर रहा है। SC/ST एक्ट में DSP से नीचे अधिकारी को जांच नहीं करने का नियम है। अभी तक कितने शेड्यूल कास्ट के लोग इसका विरोध किया, किसी ने किया। तो ये लोग खत्म कर रहा है या शेड्यूल कास्ट के लोग खुद खत्म करवा रहा है। इस बहुजन समाज के लोग हक अधिकार नौकरी और न्याय के लिए आंदोलन करता है, लेकिन फॉरवर्ड समाज के लोग शोषण जुल्म अत्याचार करने के लिए आंदोलन करता है। जैसे UGC कानून किस लिए आया है, किसी भी छात्र के साथ जाति पाति भेदभाव होगा, छुआछूत होगा तो उसको UGC एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड समाज क्या बोला कि नहीं ये लागू नहीं होगा, हम लोग शोषण करेंगे। जब उन लोग जात पात भेदभाव छुआछूत नहीं करता था तो फिर उन लोग का डर क्यों था UGC कानून से। जब आप शराब पीते ही नहीं है तो फिर शराबबंदी से आपको क्या दिक्कत है। तो जब वो शोषणे नहीं करता तो फिर UGC से उसको क्या दिक्कत। तो उसी तरह फॉरवर्ड समाज के लोग पहला तो UGC वाला विरोध किया, और दूसरा बात जब शेड्यूल कास्ट पर जब शोषणे नहीं करता है, जात पात छुआछूत भेदभाव नहीं करता, फिर SC/ST एक्ट से उसको क्या दिक्कत। दूसरे का अधिकार को खत्म कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आरक्षण खत्म कर। हाँ बिल्कुल, आओ उसको 10% दो। सुदामा कोटा। हाँ ये तो स्थिति है, सुदामा कोटा। आप भगत सिंह का एक पुस्तक रखे हुए अपने हाथ में, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और आप भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। हाँ, आप हर वीडियो में नाम लेते रहते हैं, हर आंदोलन में नाम लेते हैं। तो आप नास्तिक हैं क्योंकि भगत सिंह नास्तिक हैं। बिल्कुल, मैं 100 नहीं, मैं 1000% नास्तिक हूँ। लेकिन मनुवादी लोग भी थक गया है। जेल में थे तो फॉरवर्ड समाज के लोग चर्चा करता था कि यार ये कौन मिट्टी के बना है, इतना लाठी खाया है, इतना दिन जेल रहा है, इतना केस हुआ, और निकलने के बाद आप डबल रुतबा में दिख रहा है। तो आपका मतलब जीवन का उद्देश्य यही हो गया कि भाई लड़ना ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई ये नहीं। हाँ बिल्कुल, हम तो लगातार कुछ नहीं चाहिए आपको। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि गोल्डन दास मरे एक बार, लेकिन मेरा विचार रहे जिंदगी भर जिंदा। इंसान मरता उसका विचार, बाबा साहब क्या मर गए, क्या भगत सिंह मर गए हैं, आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। तो मुझे यही जिंदगी चाहिए, यही मौत चाहिए। शादी विवाह हो रहा है बहुजन समाज के यहाँ, तो आप वहाँ जाते हैं और लोग से आह्वान कर रहे हैं कि आप ना ढोंग ढकोसला पाखंड और ब्राह्मणवाद से मुक्त होकर शादी करें। साला घर मेरा, पैसा सारा चीज मेरा, व्यवस्था सब मेरा,
लेकिन ब्राह्मण जाति के लोग कहाँ बैठे कंबल पे, अब शादी जिसके हो रहा है उसका माँ बाप कहाँ बिठाएगा, पतल पे। तो ऐसा नहीं चाहिए, हम सोफा पर बैठेंगे, ब्राह्मण सोफा पर बैठे। इसे घर मेरा, शादी मेरा बेटा की है बेटी के, मड़वा मेरा, जयमाला मेरा, पैसा खर्च मेरा, फल फ्रूट सारा चीज मेरा। लेकिन ब्राह्मण लोग कहा हमारा कमल और गदा पर बिठाओ। अच्छा, आसन अलग रहना चाहिए। आसन उसका अलग रहना चाहिए। और लड़की के उसका माँ बाप को देखते हैं पतल पर बिठा देते हैं, बोरा उड़ा पे। हाँ बोरा पे, पतल पे, या गोबर से लिपवा के। ये कहाँ तक सही? तो हिंदू धर्म छोड़ दिया? हम हिंदू धर्म हम ही नहीं, हमारे दादे नहीं थे हिंदू धर्म में, नहीं थे। हमारे दादा नहीं थे, पापा नहीं थे, हम नहीं है। हम शादी भी अर्जक संघ से किए हैं, मम्मी के हम भोज नियम श्रद्धांजलि सभा किए थे। क्या खराब लगता है? क्या उसमें अच्छाई है हमको ये तो बताइए? जो जात हमको मंदिर में नहीं घुसने दिया, जो जात हमको स्कूल में नहीं जाने दिया, हमको स्वर्ग में जाने देगा? अगर ब्राह्मण लोग को लगता है कि स्वर्ग में जाओगा, ये करेगा, तो पहले स्वर्ग में जाए, वहाँ जाके फोन करें हमको और वीडियो कॉल करके दिखाएं कि स्वर्ग में क्या क्या व्यवस्था है। अच्छा लगेगा तो फिर हम जाएंगे। जो जात आपको घोड़ा पर नहीं बैठने दिया, बुलेट पर नहीं बैठने दिया, वो जात आपको सोफा और कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहेगा। तो लोग कहते बुलाते हैं तभी ना आता है। हम नहीं बुलाए थे ब्राह्मण को, अपने मम्मी के श्रद्धांजलि सभा किए तो ब्राह्मण को नहीं बुलाए, तो खुद आ गए थे और गांव में भड़का रहे थे कि गोल्डन दास बाल नहीं छिलवाया, गोल्डन दास के चलते पूरा गांव में हैजा होगा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, सबके अछूत बना दिया, छुतका में है। तो हम बोले कौन पंडित जी बोल रहा था? हम लोग बुलाओ पहले पंडित जी को, उसको बुलवाएं। उसके बाद बोले कि पंडित जी एक चीज बताइए कि कैसे हम अछूत है, तो बाल ना छिलवाइला। बोले कि एक चीज बताइए कि मान लीजिए कि एक बच्चा के हम गोद लिए और बच्चा टट्टी कर दिया, तो बच्चा टट्टी कर दिया तो टट्टी करने से 3 जगह मेरा गंदा हुआ, हाथ पे, पेट पे और जांघ पे। तो जांघ और पेट धो लेंगे और हाथ नहीं धोंगे तो क्या टट्टी साफ हो गया? 3 जगह अगर टट्टी लगा है, 2 ही जगह धोएंगे तो क्या टट्टी साफ हुआ, या एक जगह लगा है तो टट्टी लगा है? तो बोले गोले गोले बलवा छील के और बीचवा में जो चुरकी छोड़ देते हैं, तो टिक्की जो छोड़ देते हैं, तो क्या उसे छुतका नहीं रहता है? और बात रहा छुतका रहता है, तो फिर एक काम कीजिए पंडित जी, हमरो छीलिए, हमारे वाइफ के भी बाल छीलिए। लेकिन कब? पहले आपके यहाँ कोई मरेगा, हम आपके यहाँ आएंगे, आप अपने पत्नी को छिलवा लीजिएगा, उसके बाद हम भी छिलवाना शुरू कर देंगे। अरे भाई साहब, पूरा गांव में दंगा एकदम फैलाने का एकदम माहौल बनवा दिया था ना। मेरे भैया भाभी सब गुस्सा हो गए थे, जितना रिश्तेदार परिवार आए थे बोले कि हाँ पंडित जी ठीक कहते थे, ये कहते थे, वो कहते थे। तो फिर पूरा गांव को बुलाए हैं, बुलाने के बाद पंडित जी को जब बैठाए और जब पूछने लगे हम कि यही बाल एग्जाम्पल दिए, जब वो चुप हो गया तब सबको लगा कि ना, तब पंडित भी झूठ बोली। अब पूरा गांव मेरा अम्बेडकरवादी हो गया और मेरा गांव के भी नाम अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर के बोर्ड है, गेट है। मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, ब्राह्मण से शादी बंद होना चाहिए, अर्जक संघ से शादी कीजिए ना, बहुत मजा आता है शादी देखने में भी और शादी करवाने में भी बहुत मजा आता है। मैं खुद अर्जक संघ से। अरुण गुप्ता जी अर्जक संघ प्रदेश अध्यक्ष मिले उनसे? अरे अरुण गुप्ता जी को तो अभी के डेट में उन लोग नकली भगवान कहते हैं, उनको असली भगवान मानना चाहिए। अच्छा। उनका जुनून देखते हैं यार, उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। एक जगह देख रहे हैं कि प्रोग्राम में बारिश हो रहा है, पूरा अंदर चल रहा है और छाता लेके अब भाषण दे रहे हैं। यार गजब के शख्स, हम लोग से उतना मेहनत नहीं होगा जितना वो करते हैं, और इतना जुनून इस उम्र में है, तो बताइए कि हम लोग की उम्र में उनके अंदर कितना जोश होगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहिए। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि यूपी में बीएसपी, एएसपी और सपा अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो सत्ता में आ जाएंगे या एक साथ आएंगे? तो क्या आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि 2027 के चुनाव में बहन जी और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी दोनों एक साथ आके चुनाव लड़े। और ये मेरा ही कहना नहीं, यूपी से कोई ऐसा दिन नहीं कि सैकड़ों फोन हमारे पास नहीं आता और सिर्फ यही बोलते हैं कि भैया दोनों को एक कर। मैं बोलता हूँ भाई मेरा प्रयास है, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को अगर लगता है कि बहन जी मेरे पास आए तो फिर ये इनके अंदर फिर घमंड माना जाएगा। इसलिए कि बहन जी भी समाज के लिए त्याग की, इसमें कोई शक नहीं है। बहन जी समाज के लिए समर्पित हो गए हैं, तो मेरा मानना है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को बहन जी के पास जाना चाहिए। बहन जी और चंद्रशेखर आजाद रावण जी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप 2 भाई एक साथ जब हो जाइएगा ना, तो तीसरा को आसानी हो जाएगा एक साथ करने में। जब आप 2 ही एक नहीं तो फिर दूसरा से क्या उम्मीद। और बहन जी चंद्रशेखर आजाद रावण जी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक साथ आ जाइए कि 100 का नोट है तो उसको भंजा के बांट लीजिए। अगर फाड़ के आधा दोनों ले लेंगे तो किसी को काम के नहीं आएगा। और अगर दोनों नहीं आते हैं एक साथ, तो जो आरोप है इन लोग दोनों पे जो लगते आ रहा है, फिर मैं भी 2027 के बाद बोलूंगा कि ये दोनों भाजपा के बी टीम है। अगर साथ नहीं आए तो? अगर एक साथ चुनाव 2027 में नहीं लड़ते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी और बहन जी, तो मैं भी कहूंगा कि ये दोनों भाजपा की बी टीम है। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में? हाँ, लालू प्रसाद यादव जी को मैं सम्मान करता हूँ और हमेशा करूंगा, इसलिए कि लालू जी में और भगत सिंह में कोई फर्क नहीं है। कैसे? जैसे भगत सिंह जी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए लेकिन गुलामी से समझौता, उसी तरह लालू जी जेल चल गए लेकिन भाजपा से समझौता नहीं किए, इसलिए फर्क नहीं है। जगदेव प्रसाद जी का, बाबू जगदेव प्रसाद को? बाबू जगदेव प्रसाद
प्रसाद जी का जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम है। बाबू जगदेव प्रसाद जी अमर थे, अमर हैं और अमर रहे। क्यों ऐसा क्यों लगा? कोई स्लोगन वगैरह उनका पसंद है हाँ, आपको? उनका एक स्लोगन बहुत अच्छा हमको लगा, 100 में शोषित 90 हैं हाँ। और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, आपकी सावन भादों में और गोरी कलैया कादों में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि बहुजन समाज के लोग धान रोपना बंद कर देगा हाँ। तो जो अपने आप को कहता है कि हम 1000 बीघा के मालिक हैं हाँ। तो मलकिनी के खेत में आना पड़ेगा ना। हाँ, इसका गोरे मतलब हाथ ये कादों में जाएगा। हाँ, वही आपकी सावन भादों में हाँ। और गोरी कलैया कादों में। बाबू जगदेव प्रसाद जी को मैं आइडियोलॉजी मानता हूँ हाँ। और उन्हीं के विचार पे और उन्हीं के तरफ मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। तो बहन जी के, बहन मायावती जी के बारे में? बहन जी को भी मैं सम्मान करता हूँ। बहन जी भी इस देश के दलित समाज के प्रथम महिला सीएम रही हैं और इस देश के सबसे बड़ा राज के 4 वर्ष सीएम रही हैं। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ और बहन जी भी सारा सुख रहते हुए अपना जीवन को समाज के प्रति समर्पित कर दिए। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी आज इस देश के जो भी युवा जो आज प्रशासन से या अधिकारी से आंख में आंख डाल के बात करते हैं, मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का ही देन है। वो और अच्छा लगेगा कब, जब वो बहन जी के साथ आ जाएंगे तब।